नमस्कार, मेरा नाम है निधि भारद्वाज और आप देख रहे हैं सीजी भास्कर। आप तो जानती हैं कि जब नीट का पेपर लीक हुआ तो किस तरीके से पूरे देश भर में बवाल हुआ और केंद्र सरकार तक हिल गई। अब एक बार फिर से नीट को लेकर, नीट यूजी की जो परीक्षा हुई उसे लेकर छत्तीसगढ़ में भी इसी तरीके का बवाल मचा हुआ है। 18 अगस्त को नीट यूजी की पहली मेरिट लिस्ट आई। इसके बाद कई तरह के आरोप इसमें लगाए गए हैं। छत्तीसगढ़ में एमबीबीएस मेरिट लिस्ट की सूची आई थी, उसमें तमाम प्रकार की त्रुटि देखी गई। कई बच्चों के पास 2-3 राज्यों में डोमिसाइल लगा के रखे हैं, कईयों ने फर्जी दस्तावेज लगा के रखे, कईयों ने कास्ट सर्टिफिकेट फर्जी लगा के रखे। बड़ी धांधली का दावा किया जा रहा है, बड़ा स्कैम का दावा किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि फेक डोमिसाइल बनाकर, फेक कास्ट सर्टिफिकेट बनाकर जो बाहरी राज्य के अभ्यर्थी हैं वो छत्तीसगढ़ में एडमिशन ले रहे हैं और इससे क्या हो रहा है, जो छत्तीसगढ़ के स्टूडेंट्स हैं उनका हक कहीं ना कहीं छीना जा रहा है। अब ये मुद्दा सिर्फ स्टूडेंट्स या पेरेंट्स या टीचर्स तक सीमित नहीं रहा है, राजनीतिक रूप ले चुका है। जो विपक्षी दल है कांग्रेस, उसका जो स्टूडेंट यूनियन है एनएसयूआई अब सड़कों पर उतर आया है। अगर बात की जाए तो राजधानी रायपुर में स्वास्थ्य मंत्री जो है श्याम बिहारी जायसवाल जी, उनके जो घर है उसका घेराव किया जा रहा है एनएसयूआई द्वारा। अब आप समझ सकते हैं कि ये मुद्दा कितना गंभीर हो चुका है। जो लोग इससे जुड़े हैं वो तो जानते हैं कि क्या गड़बड़ी हुई है, लेकिन जो लोग नहीं जानते, आज ये वीडियो हम उनके लिए भी बना रहे हैं। तो मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं एमके सिंह सर, जो कि बहुत ही सीनियर काउंसलर हैं एमबीबीएस स्टूडेंट्स के लिए और काफ़ी जाने माने हैं, टीचर भी रह चुके हैं, खुद का कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाते हैं। सर, सबसे पहले सीजी भास्कर में आपका बहुत स्वागत है, अपना कीमती समय देने के लिए शुक्रिया। सीधा और डायरेक्ट क्वेश्चन, क्या ये बवाल है, क्या हुआ है मेरिट लिस्ट में, क्यों इसे बड़ा स्कैम माना जा रहा है? नमस्कार, मैं एमके सिंह, रैंकर्स कोटा क्लासेस और कंसल्टेंसी से एज ए सीनियर काउंसलर निधि मैडम और सीजी भास्कर है, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे ये इस जो विषय है जो कि उस पर बोलने का मौका मिला है। सबसे बड़ी चीज़ है कि सरकार इसमें थोड़ी सी या सिस्टम कह सकते हैं कि सिस्टम लापरवाही की है। इसमें कुछ नियम ऐसे बनने चाहिए थे कि जिससे कि बाहर के बच्चे इसको फ़ायदा ना उठा सके। जनरली क्या होता है कि हमारे यहाँ का सिस्टम इतना आसान बना दिया गया है कि उसमें जांच का कोई जगह नहीं बचता है। जैसे क्या होता है कि कोई भी बच्चा, बाहर का जो भी बच्चा है, देखिए इसमें काउंसलिंग का जो प्रोसेस होता है वो 2 तरीके से होता है। एक सेंट्रल काउंसलिंग होती है, एक स्टेट काउंसलिंग होती है। तो जो सेंट्रल काउंसलिंग होती है उसमें 15% सीटें चली जाती है गवर्नमेंट कोटे की। अब जो स्टेट की जो 85% सीटें बचती है, देखिए इस बार थोड़ा सा एक अच्छा चांस था बच्चों के लिए कि 5 नए कॉलेज आए। तो उससे क्या है कि करीब करीब 300 के आसपास, मतलब 295 के आसपास सीटें बढ़ी। ये बच्चों के लिए बड़ा खुशखबरी था। लेकिन दूसरी तरफ जब रैंक जारी हुआ तो रैंक जारी होने में दिखा कि इसमें बाहर के बच्चे का, जो कि हम लोग के पास में पूरा प्रूफ भी है, सारा पीडीएफ है, कि एक ही बच्चा है जिसका कि झारखंड में भी मेरिट लिस्ट में स्टेट कोटा है, एक ही बच्चा है जिसका कि छत्तीसगढ़ में भी मेरिट लिस्ट में है, और बाकी राज्यों का भी, जैसे उत्तर प्रदेश है वहाँ की जारी नहीं हुई है, बाकी बिहार है वहाँ का भी जारी नहीं हुआ है। तो उसके हिसाब से अगर आप देखेंगे ना तो एक ही बच्चा कई जगहों पे फर्जी सर्टिफिकेट लगा करके, और वो बच्चे जिनका अधिकार है, जो छत्तीसगढ़ के बच्चे हैं, जो कि बेचारे कहीं ना कहीं मतलब असुविधा रहती है, उसके कारण भी पढ़ करके अच्छा नंबर लाते हैं, फिर भी क्या है कि बाहर के बच्चे जिनका स्कोर अच्छा है वो यहाँ पर फर्जी तरीके से सर्टिफिकेट बना रहे हैं और वो इसको लगा करके यहाँ के बच्चों का हक को छीन रहे हैं। इस बात की ऐसा नहीं है कि हम लोग को सिर्फ पता है, डीएमई को भी पता है। डीएमई को भी जब पता चला तो डीएमई क्या होता है, अगर जो लोग डायरेक्टरेट ऑफ मेडिकल एजुकेशन, जनरली क्या होता है कि जब काउंसलिंग होती है तो 2 तरीके से, एक होता है सेंट्रल काउंसलिंग जो कि एमसीसी के द्वारा होता है, मेडिकल काउंसिल कमेटी है, और एक स्टेट जो काउंसलिंग को कंडक्ट करती है वो उसको डीएमई बोलते हैं। अलग अलग राज्यों में, जैसे कर्नाटका में केई बोलते हैं, केरल में सीई बोलते हैं, तो अलग अलग नामों से बोला जाता है, मतलब स्टेट की काउंसलिंग होता है। तो जनरली क्या होता है कि स्टेट की जो काउंसलिंग होती है उसमें 85% जो कोटा होता है वो स्टेट के गवर्नमेंट कॉलेज का, और 100% जो सीटें होती है हमारी प्राइवेट की होती है। तो इसकी जो काउंसलिंग करती है, तो इसमें 2-3 फॉल्ट है जो कि सिस्टम के द्वारा। एक तो कि जांच अच्छे से होनी चाहिए, जैसे दूसरे राज्यों में जो चीज़ें होती है उसको यहाँ भी फॉलो करना चाहिए। जैसे
अगर हम बात करें बगल में महाराष्ट्र है, तो महाराष्ट्र में एक नियम बना दिया गया है कि वही बच्चे डोमिसाइल का फायदा उठाएंगे जो 10-12 अपने स्टेट से करेंगे। छत्तीसगढ़ में ये नियम नहीं लागू किया गया, जो कि मैं सिस्टम से भी अपील करूंगा कि 1 साल 2 साल के बाद इस सिस्टम को आप इम्प्लीमेंट कर दीजिए, ताकि वैसे बच्चे जो कि बाहर के हैं, बाहर से पढ़ के आए हैं और वो यहाँ के फर्जी सर्टिफिकेट बना करके यहाँ के बच्चों का हक को मार रहे हैं, तो मेरा मानना है। दूसरा ये होता है कि ये देखिए, दूसरी तरफ जैसे हम लोग तो सरकारी के अभी जो चीज़ें चल रही है, प्राइवेट की चीज़ों को कोई इस बात को रख नहीं रहा है मीडिया के माध्यम से। प्राइवेट में अगर देखें, टोटल कॉलेज की संख्या को देखें तो टोटल कॉलेज की संख्या हमारे पास है 15 गवर्नमेंट कॉलेजेस, जिसमें 10 पुराने हैं और 5 नए हैं। इसमें प्राइवेट कॉलेज की संख्या देखेंगे तो टोटल 6 है। सीट की संख्या अगर देखेंगे गवर्नमेंट में तो 1725 सीटें हैं, प्राइवेट में अगर आप देखेंगे तो 1300 सीटें हैं। तो जो गवर्नमेंट का ठीक है, उसमें 15% ऑल इंडिया कोटे से जाता है। अब यहाँ पर जो सीटें बचती है वो करीब 1400 के आसपास की सीटें बचती है। अब उसमें भी जो छत्तीसगढ़ के बच्चों को लेना है, उसमें बाहर का बच्चा फर्जी तरीके से घुस रहा है। कई ऐसे हैं जो कैटेगरी का सर्टिफिकेट गलत बनाए हैं, ओबीसी का सर्टिफिकेट गलत बनाए हैं। इस बार डीएमई की तरफ से ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए बहुत कड़े उपाय किए गए हैं, जिसमें कि जनवरी जो भी फॉर्म भरते समय जिसका ईडब्ल्यूएस था वही लेगा। बाद में कई लोग हैं जो कि फर्जी सर्टिफिकेट बना लेते थे, ऐसा जांच में पता चला, तो उसको लेकर के सरकार अच्छी है। लेकिन ये जो सर्टिफिकेट जो फर्जी बन रहे हैं उसमें जांच होनी चाहिए कि अगर कोई बच्चा दूसरी जगह से 10-12 किया है तो उसका डोमिसाइल की जांच कीजिए, उनके घर का एड्रेस, उनके सारी चीजों को आप जांच कर लीजिए। ये जांच करने की जिम्मेदारी आखिर किसकी होती है? डीएमए की होती है क्या? कोई टीम होती है? जी हाँ, इसमें देखिए, इसका जांच का जो होता है, जब एडमिशन प्रोसेस होती है तो बच्चे जैसे ऑनलाइन फॉर्म भरते हैं, फिर चॉइस फिलिंग होती है, फिर उसके बाद चॉइस लॉकिंग होता है और उसके बाद अलॉटमेंट होता है। बाद में जब ये चीज़ें बढ़ती हैं, जब जो भी बच्चे का अलॉटमेंट आया तो उनको सारे डॉक्यूमेंट्स ले करके एडमिशन सेंटर पे जाना होता है। तो जनरली क्या होता है कि जो सरकारी कॉलेज है, तो सरकारी कॉलेज में स्क्रूटनी होती है, लेकिन अगर प्राइवेट कॉलेज है तो उनकी सारे जो 6 कॉलेजेस, उनकी दीनदयाल यूनिवर्सिटी जो है नया रायपुर में, वहाँ पर इसकी काउंसलिंग होती है। तो काउंसलिंग में 2 प्रोसेस होता है। पहला प्रोसेस होता है स्क्रूटनी। स्क्रूटनी मतलब जो है गवर्नमेंट की टीम होती है जो सारे कागज़ों की जांच करती है, और दूसरा होता है एडमिशन प्रोसेस। तो एडमिशन प्रोसेस में सरकारी टीम भी रहती है और साथ में प्राइवेट की जो कॉलेज की टीम रहती है, वो पूरे कागज़ को जांचती है, बाकी जो भी सिस्टम होता है उसको करती है। तो ये सारा प्रोसेस होता है। इसमें एक चीज़ मैं मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि छत्तीसगढ़ में तो कॉलेज की संख्या कम है, मात्र 6 है। जैसे कि अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश की बात करें, कर्नाटका की बात करें, बहुत सारे ऐसे राज्य हैं, 4-5 बड़े राज्य हैं जहाँ पर कॉलेज की संख्या, प्राइवेट कॉलेज की संख्या करीब 35-40 कॉलेजेस हैं एक एक स्टेट में। हमारे छत्तीसगढ़ में सीटें कम हैं, मात्र 6 कॉलेजेस हैं। तो मेरा मानना है कि जैसे बगल में हमारा महाराष्ट्र है, उड़ीसा बगल में है, मध्य प्रदेश है, ये सभी क्लोज स्टेट है, मतलब बाहर के बच्चा उसमें नहीं आ सकता है। हाँ, मध्य प्रदेश में ऐसा नियम है कि 3rd राउंड 4th राउंड में अगर कुछ सीटें बचती हैं तो उसको ओपन किया जाता है। तो मेरा मानना है कि छत्तीसगढ़ में जब कॉलेज की संख्या कम है, सीट की संख्या कम है, तो प्राइवेट कॉलेज में ओपन करने की ज़रूरत क्या है? इस पर जो है सिस्टम को काम करना चाहिए कि ताकि बच्चे जो हैं हमारे छत्तीसगढ़ के, उनको हक मिले वो। तो ये 2-3 मुद्दे हैं। तीसरा मुद्दा एक और है जो कि आज मीडिया के सामने कह रहा हूँ कि प्राइवेट कॉलेज में जो भी फीस है, फीस के अलावे जो है 5 लाख रुपए एक्स्ट्रा लिया जाता है। जो फीस के क्या है? छत्तीसगढ़ में देखिए जनरली क्या है कि अगर हम देश मतलब ऑल इंडिया लेवल पे बात करेंगे तो देश में 2 ऐसे स्टेट है। पहले नंबर पे केरल आता है, दूसरे नंबर पे आता है आपका छत्तीसगढ़, जहाँ पर की फीस काफ़ी कंट्रोल है, मतलब 7 लाख, 8 लाख, 8.5 लाख ऐसे ही फीस स्ट्रक्चर है। बाकी अगर दूसरे राज्यों की तुलना करेंगे तो वहाँ पर मैनेजमेंट कोटा की फीस बहुत ज़्यादा होती है। तो उस सीट के कारण क्या होता है कि बच्चों के बहुत ज़्यादा बर्डन होता है, लेकिन यहाँ पर भी कम नहीं है। यहाँ पर 5 लाख रुपए का और एक्स्ट्रा जो बर्डन दिया जाता है वो बढ़ करके 13.5-14 लाख तक हो जाता है। तो ये प्राइवेट कॉलेजेस वसूली करते हैं 5 लाख वसूली एक्स्ट्रा? तो नहीं कहेंगे, लेकिन ये इसमें सहमति डीएमई का ही रहता है। अच्छा, मतलब ऐसा नहीं कि कोई कॉलेज पार्टिकुलर अपना नहीं, इसमें डीएमई का सहमति होता है कि भाई आप अपना कोटेशन भेजिए और आप बताइए कि कितने आपके खर्चे लग रहे हैं, उसको पूरा अप्रूवल मिलता है। लेकिन जबकि ये 3 साल पहले का हमारे पास पीडीएफ भी अवेलेबल है, उसमें साफ कहा गया था कि जो भी प्राइवेट कॉलेज है वो फीस के अलावे बाकी फीस मतलब जो होता है उसके लिए बाध्य नहीं करेंगे। ये मुद्दा है। एक और मुद्दा मैं मीडिया के सामने ये भी कहना चाहूँगा कि यहाँ पर ना 3 कैटेगरी का होता है प्राइवेट में। पहला होता है स्टेट कोटा, दूसरा मैनेजमेंट कोटा और तीसरा एनआरआई कोटा।
स्टेट कोटा में बेसिकली क्या होता है कि दूसरे राज्यों की अगर बात करें, जैसे पश्चिम बंगाल की बात करें, तो स्टेट कोटा से जब प्राइवेट में बच्चे जाते हैं तो उनका फीस जो है 4 से 5 लाख रुपए होता है, या मान के चलिए 3 से 4 लाख रुपए। कर्नाटका में 1.5 लाख रुपए है। लेकिन छत्तीसगढ़ में जो स्टेट कोटा की फीस होती है और जो मैनेजमेंट कोटा की फीस होती है, दोनों बराबर रहता है। तो जब कोई बच्चा मान लीजिए कि सरकारी कॉलेज में जाता है पढ़ने, तो उसकी फीस है पूरी कंप्लीट फीस है कितनी, 2.5 लाख रुपए हॉस्टल के साथ। अब कोई बच्चे का अगर एक नंबर भी कम हुआ, अगर वो सरकारी कॉलेज में नहीं जा पाया, तो जब वो प्राइवेट कॉलेज में जाएगा तो उसको सीधे 60 लाख रुपए का खर्चा होगा। तो मेरा एक सिस्टम के साथ में एक गुहार है कि भाई एक बीच का रास्ता बनाइए कि जो बच्चा मान लीजिए एक नंबर से चूक गया या सेम रैंक में वो कॉलेज से चूक गया, तो उसकी ऐसी व्यवस्था बनाएं कि वो एक जो बाकी राज्यों में जैसे महाराष्ट्र में है, कर्नाटका में है, आपको पश्चिम बंगाल में है, सभी कई जगहों पे है, कई जगह नहीं है। तो ये अगर लागू हो तो बहुत सारे ऐसे बच्चे, देखिए मैडम मैं आपको एक दिल की बात करूं मीडिया के सामने, मैं ऐसे पूरे इंडिया लेवल के बच्चों की काउंसलिंग करता हूं, उसमें ऐसे भी बच्चे मिलते हैं जो 8 बार अटेम्प्ट ले चुके हैं। अब सोचिए कि 4.5 साल की पढ़ाई और बच्चा 8 साल की मतलब ड्रॉप ले रहा है। हाँ, वो सरकारी कॉलेज से इतना मतलब वंचित रह रहा है बार बार। एक तरफ तो सबको पता है कि पेपर लीक हो रहा है मामला, पेपर लीक में इतना प्रॉब्लम चल रही है, बार बार हर साल 3 साल से यही देख रहे हैं, ऊपर से काउंसलिंग में भी ये लफड़े हैं, तो बच्चे क्या करेंगे? अब आप लोग ही सही तरीके से आवाज उठाएं। बिल्कुल, कोशिश तो यही रहती है कि जो भी गलत हो रहा है उसकी आवाज हम बने। और सर ने बहुत अच्छा और गंभीर मुद्दा तो उठाया ही है सर, लेकिन देखिए जैसे कि पेपर लीक की बात आपने की, इसमें एनडीए के ही लोग सामने आए जो दोषी थे। खैर दोषी तो नहीं बोलेंगे, आरोपी बोलेंगे, चल रहा है केस। वैसे ही जब जो गड़बड़ी आप यहाँ देख पा रहे हैं, हम लोग जो देख पा रहे हैं, जो कई बच्चों का नाम सामने आ रहा है, कुछ संस्थान सामने लेकर आ रहे हैं, कुछ स्टूडेंट दे रहे हैं, कुछ पॉलिटिकल पार्टीज नाम ला रही है कि ये बच्चा जिसके पिता का सरनेम जो जनरल कैटेगरी में आता है वो अब अपना एसटी सर्टिफिकेट दिखा रहा है, फेक डोमिसाइल वाले, ऐसे बहुत केसेस अभी हाल फिलहाल में 3-4 दिनों में सामने आए हैं। तो आपको क्या लगता है कि इसमें ऊपर वालों की भी कोई मिली भगत रहती होगी क्या? कोई इसमें देखिए साठ गांठ चल रहा होगा ये सारी चीजों को लेकर? देखिए इसमें बहुत ऊपर लेवल का तो कुछ नहीं दिख रहा है और ना ही डीएमई का इसमें कोई दोष है। बेसिकली क्या होता है कि सर्टिफिकेट तो डीएमई बना के देती नहीं है। सर्टिफिकेट जो है आपके तहसील ऑफिस में बनता है, तो तहसील ऑफिस में जो भी लोग हैं, चाहे वो कोई एजेंट होगा या कोई वहाँ पे तहसीलदार होगा, वही लोग इसमें मिली भगत होते हैं, क्योंकि सर्टिफिकेट डीएमई नहीं बना के देती है। लेकिन डीएमई का काम सत्यापन करना है, सत्यापन ठीक से नहीं हो रहा है। हाँ, सत्यापन में सिस्टम की तरफ से कुछ बदलाव हो जाए तो शायद ही कोई बच्चा फर्जी तरीके से यहाँ पे घुस पाएगा। अगर आप 10th-12th को आप अगर कंपलसरी कर देते हैं स्टेट में कि 10th-12th होना ही चाहिए, तो जो बच्चा यूपी से हो या बिहार से हो या झारखंड से हो, राजस्थान से हो, तो जो बच्चा वहां से करेगा तो एलिजिबल हो ही नहीं पाएगा यहाँ पर। तो सबसे बड़ा बैरियर ये है कि आने वाले सालों में अगर ये लागू हो जाता है तो हजारों बच्चों की ना भविष्य बच जाएगा। जो बच्चे बार बार, देखिए मैं आपको बता दूं कि ऐसे ऐसे बच्चों की मैं काउंसलिंग कर रहा हूँ जिनके पिताजी सब्जी बेचते हैं, वो एससी कैटेगरी से, उस बच्चे का स्कोर 525 आया है, हो सकता है कि उसको बाहर के भी कॉलेज मिल जाए। तो सोचिए एक बच्चे की, मैं ऐसे बच्चे की काउंसलिंग कर रहा हूँ जो किसान है, मतलब मजदूर है, उसके मतलब आधा एकड़ जमीन होगा, दूसरे के खेत में जाकर के मजदूरी करता है, उनके बच्चों को मैं काउंसलिंग कर रहा हूँ। अब सोचिए प्राइवेट में तो पैसा है, देखिए सिस्टम ऐसा है कि यहाँ पर सारी चीज़ें पैसे से हो रहा है। प्राइवेट में आपके पास में 40-45 लाख से लेकर के 2 करोड़ तक के फीस में कॉलेज अवेलेबल है पूरे इंडिया में। लेकिन उन बच्चों के, उन पेरेंट्स के बारे में सोचिए जो बेचारा मजदूर है, बच्चा आजकल ऑनलाइन पढ़ाई कर रहा है और ऑनलाइन पढ़ाई कर करके और वो किसी तरीके से अच्छा एक नंबर लेकर है, तो उसके साथ तो बहुत बड़ा नाइंसाफी है। तो ये सारी चीज़ें हैं कि अगर सिस्टम को ठीक कर लिया जाए, बाकी जैसे राज्यों में, जैसे आप महाराष्ट्र में देखेंगे तो वहाँ पर ना CVC करके होता है, कास्ट वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट, कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट मांगा जाता है, जो कि ऑनलाइन अप्रूवल होता है। यहाँ पर ऐसा कुछ भी सिस्टम नहीं है। तो मेरा मानना है कि सिस्टम को ठीक किया जा सकता है। जो हो गया उसमें अगर मानी के जांच बैठाते हैं तो उसमें भी कई लोग फंसेंगे इसमें, और जो लोग इस काम में इन्वॉल्व हैं, मेरा कहना है कि वैसा काम न करें आप जिससे कि बच्चों का भविष्य खराब हो। अभी जैसे ही ये मुद्दा भी गरमाया उठा, उसके बाद स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से भी विज्ञप्ति जारी कर दी गई, डीएमई ने भी जारी किया कि जो काउंसलिंग का प्रोसेस है वो बहुत ही ट्रांसपेरेंट तरीके से हो रहा है, पूरा ध्यान रखा जा रहा है। लेकिन आपको लगता है कि क्या ये इसी साल की बात है? हर साल इस तरीके से कितनी धांधली होती है, क्योंकि कितने बच्चों के सपने टूटते होंगे, मतलब
क्या लगता है कि तो सालों से चलते आ रहा होगा देखिए ना? ये चीज़ें तो देखिए अभी हाईलाइट हुआ क्योंकि बहुत सारे बच्चे कई राज्यों में उनका रैंक आना आ गया। ये चीज़ें ना इंटरनली रूप से काफ़ी सालों से चल रहा है और उसमें बच्चे नुकसान हो रहे हैं। तो ये चीज़ें तो है कि सिस्टम है, सिस्टम में गलतियां हैं, उसको सुधारिए। सर एक और क्वेश्चन मेरे मन में है, जैसे फॉर एग्जांपल कोई बच्चा बाहर का है, उसने तो चलिए 2 डोमिसाइल बना लिया, झारखंड का है लेट्स सपोज, क्योंकि एक मामला भी आया है, बच्चे का नाम तो मैं नहीं लूंगी। उसका झारखंड में भी मेरिट लिस्ट में नाम है और छत्तीसगढ़ में भी मेरिट लिस्ट में नाम है। क्या ऐसा प्रावधान है कि दोनों जगह ऐसे मेरिट लिस्ट आए फिर वो अपने मर्जी से कॉलेज चुन सकता है? नहीं, ऐसा नहीं है। बेसिकली क्या होता है कि जब आप किसी गलत तरीके से आप इस चीज़ों को इम्प्लीमेंट करते हैं तभी पॉसिबल है। होता क्या है कि जब हम स्टेट की काउंसलिंग करते हैं तो स्टेट के कंट्रोल होता है, वहाँ पर ना सेंट्रल के कोई वैसा सॉफ्टवेयर में नहीं होता कि वो मैच कर ले कि उस राज्य का बच्चा है। यहाँ जैसे आधार कार्ड में होता है कि आधार कार्ड डालेंगे तो आपको मिसमैच हो जाएगा वहाँ पर, है ना। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है। सिस्टम ऐसा है कि बच्चा कहीं से भी छुप करके कहीं भी काउंसलिंग कर लेता है। जब वो रैंक आती है तब पता चल पाता है। ये चीज़ें हैं। ठीक है, चलिए सर, ये तो स्कैम की बातें हुई, चर्चा तो काफ़ी गर्म है पूरे प्रदेश भर में। लेकिन एक अब अलग तरह का सवाल मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। अब जो बच्चे नीट क्लियर कर चुके हैं, नीट यूजी की परीक्षा, और जिनके अब नाम भी आ रहे हैं, लेकिन कई बार एडमिशन्स में बहुत तरीके की दिक्कतें होती हैं और आप काफ़ी सीनियर काउंसलर हैं, तो आप इस एडमिशन के प्रोसेस के दौरान उन्हें क्या कुछ टिप्स देना चाहेंगे? किन बातों का उन्हें ख्याल रखना चाहिए, उनके पेरेंट्स को ख्याल रखना चाहिए? देखिए, जिनका स्कोर बहुत अच्छा है तो उनको तो गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा काफ़ी, मतलब मल्टीपल, मतलब देखिए इसमें जो गवर्नमेंट की स्कीम है, आपके अच्छे स्कोर हैं तो आप सेंट्रल में चले जाइए, अगर आपके अच्छे स्कोर नहीं हैं तो आप स्टेट में लीजिए। बट मेरा व्यक्तिगत सलाह ये होता है कि जो भी बच्चा है जिसका स्कोर ठीक ठाक है, एवरेज है, तो सेंट्रल से ज़्यादा अच्छा है कि स्टेट में आप काउंसलिंग करें, स्टेट में आपको अच्छे कॉलेज मिलेंगे। और साथ में अगर आप प्राइवेट में लेना चाह रहे हैं तो प्राइवेट में आप ये चीज़ों को ध्यान रखें। मीडिया के सामने, मीडिया के मंच से मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि प्राइवेट में अगर आप ले रहे हैं तो उस स्टेट को सिलेक्ट करें जहाँ पर नंबर ऑफ कॉलेज ज़्यादा है, जहाँ पर नंबर ऑफ सीट ज़्यादा है, क्योंकि एमबीबीएस की जो पढ़ाई है वो आधी पढ़ाई है। उसके बाद जब पीजी करते हैं, नीट पीजी का एग्ज़ाम देते हैं, तो उस समय उन बच्चों को फ़ायदा होता है जहाँ से वो एमबीबीएस करते हैं और वहाँ का एज ए डोमिसाइल माने जाते हैं। तो जैसे उसमें 4 राज्य है जहाँ पर कि बच्चों को मैं यही सलाह देता हूँ। सबसे ज़्यादा कॉलेज कर्नाटका में है, फिर उसके बाद महाराष्ट्र है, उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु है। ये 4 ऐसे राज्य हैं जहाँ पर कि नंबर ऑफ कॉलेजेस 80 से 90 कॉलेज है। तो वहाँ मतलब बच्चों के लिए जो प्राइवेट में जा रहे हैं, बाकी गवर्नमेंट के लिए तो 2 प्रोसेस होता है, सेंट्रल काउंसलिंग और स्टेट काउंसलिंग। तो ये सारी चीज़ें हैं। अच्छा, उन बच्चों को भी और उन पेरेंट्स को भी मैं चाहूँगी कि आप सलाह दें अपनी तरफ से, जो फेक सर्टिफिकेट का यूज़ करके इस तरीके से सीट हासिल करना चाहते हैं। खुद के साथ तो चीटिंग कर ही रहे हैं और आने वाले समय में पेशेंट्स के साथ भी तो एक बड़ी चीटिंग होगी जब ऐसे लोग आगे जाएंगे। देखिए, इसमें ऐसा है कि मतलब रिस्क बहुत बड़ा है। अगर कोई बच्चा गलती से भी अगर एडमिशन इस तरीके का या तो ले चुका है या लेने वाला है, उनके साथ में अभी नहीं समझ में आएगा। अगर जांच बैठी तो अगर कोई 5th ईयर में अगर पढ़ाई कर रहा है, मतलब 5वें साल में अगर वो पढ़ाई कर रहा है, तो आप मान के चलें कि मतलब 5वें साल में भी अगर है और उसको अगर जांच में पकड़ाता है तो उसकी पूरी कैरियर खराब हो जाएगी। तो मेरा यही कहना है कि पेरेंट्स को कि भले आप कुछ और कोर्स करवा दीजिए, भले एमबीबीएस में नहीं हो रहा है तो आप बीडीएस करवा दीजिए, बीएमएस करवा दीजिए, लेकिन इन चीज़ों का आप ध्यान रखें कि किसी भी तरीके से अगर आप फर्जी तरीके से गवर्नमेंट कॉलेज लेते हैं, कभी भी जांच टीम बैठेगी और आपका पूरा कैरियर खराब हो सकता है। तो मेरा यही सलाह है कि गलत रास्ते छोड़ करके सही रास्तों को अपनाइए। गवर्नमेंट नहीं हो रहा तो प्राइवेट में पैसा खर्च कीजिए, लेकिन इस टाइप के चीज़ों में मत इन्वॉल्व होइए। देखिए, गलत रास्ता आपको ज़्यादा दूर लेकर नहीं जाएगा। ईमानदारी से अगर काम करेंगे, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो, चाहे पढ़ाई हो, नौकरी हो, तो आप निश्चित ही एक ना एक दिन अपना मुकाम ज़रूर हासिल करेंगे। सर, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छी चर्चा रही। उम्मीद है जो हमारे दर्शक हैं उन तक हमारी बात पहुँचेगी और जो सरकारी नुमाइंदे हैं उन तक भी जो आपने रिक्वेस्ट की है सिस्टम में बदलाव लाने की, वो भी करेंगे। तो एक चीज़ लास्ट में बस जोड़ना चाहूँगा कि जो भी डीएमयू में बैठे हैं, जो भी अधिकारी हों, चाहे राजनेता हो, कोई भी हो, मेरा मानना है कि जब भी आप कोई नियम को बनाते हैं तो हम लोग जैसे टीचर हैं, काउंसलर हैं, सब हैं, तो एक बार जैसे बाकी सरकारी लोगों से सलाह लेते हैं तो हम लोग से ज़रूर लीजिए आप, क्योंकि हम लोग इसमें इतना एक्सपीरियंस्ड हैं। मैं ये नहीं कहता कि आपको नहीं होगा एक्सपीरियंस, लेकिन हम लोग को हर राज्यों का, मतलब एज ए काउंसलर हूँ मैं,
तो हर राज्यों के क्या नियम है, वहाँ पर किस तरीके से बच्चा सुरक्षित है, हमारे राज्य में क्या सुधार होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें हम लोग बहुत अच्छे से सलाह दे सकते हैं। सिस्टम को, सरकार को बहुत अच्छी सलाह दे सकते हैं जिससे बच्चों का भविष्य सेफ हो। चलिए, उम्मीद है आपकी बात पहुंच जाए और सिस्टम में कुछ बदलाव आए। फिलहाल तो फर्स्ट मेरिट लिस्ट ही आई है, आने वाले समय में और भी लिस्ट आने वाले हैं। काउंसलिंग को लेकर बवाल तो मचा हुआ है निश्चित तौर पर। अब सरकार इस पर क्या कुछ एक्शन लेती है या कोई फैसला लेती है, ये तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मुझे यानी निधि भारद्वाज को दीजिए इजाजत, और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर जरूर करें। इसी के साथ नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। नमस्कार।